नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। हम जो है वो चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th का चैप्टर है। 11th का चैप्टर नंबर 2 है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार नीट 2025 के अंदर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। यस, अब तक हमने चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत कर लिया है। मोनेरा जो है लास्ट क्लास के अंदर उसको स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास के अंदर मोनेरा को स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा बहुत बेसिक हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था। आज हम मोनेरा का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज हम मोनेरा का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास मोनेरा का एक भाग, जिसको बोला मैंने आद्य बैक्टीरिया। सबसे पहले मैंने मोनेरा को क्लासिफाइड करने की कोशिश करी। मोनेरा जो है वो एक किंगडम है। पहले तो मोनेरा क्या है, एक किंगडम है, जिसके अंदर मोस्टली क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और यूनिसेलुलर होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक और क्या होने चाहिए, यूनिसेलुलर होने चाहिए। तभी उसको कहाँ डालेंगे अपन, मोनेरा के अंदर डालेंगे। और मोनेरा के अंदर भी सबसे पहले आया अपने पास आद्य बैक्टीरिया। सबसे पहले कौन आया हमारे पास, आद्य बैक्टीरिया। इसके 2-3 नाम है, उसको भी ध्यान रखेंगे। इसको आद्य बैक्टीरिया को और की बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। और की बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ इसका एक और नाम अगर मैं कहूं तो इसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, या फिर इसको पुरातन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। पुराने है ना, पुरातन बैक्टीरिया। इसका मतलब ये जो है वो प्राचीन बैक्टीरिया है, पुराने बैक्टीरिया है, जिसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यस, अब ये जो है थोड़े विशिष्ट प्रकार के हैं। मोनेरा के अंदर ये जो और की बैक्टीरिया या जिसको आद्य बैक्टीरिया नाम दिया गया है, वो थोड़े विशिष्ट प्रकार के हैं। रीजन उनका विशिष्ट का क्या है, रीजन उनका ये है विशिष्ट होने का कि वो नॉर्मल स्थान पे नहीं रहेंगे, वो नॉर्मल जगह पे नहीं रहेंगे, कठिन जगह पे रहेंगे। जहां पे दूसरे जीव नहीं रह पाते वहां ये रहेंगे। कठिन जगह पे रहेंगे, कठिन वास स्थानों पे रहेंगे, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहने में दिक्कत होगी, वहां ये जो मोनेरा है, सॉरी ये जो आदि बैक्टीरिया है, वो वहां पे जाके रह सकते हैं आराम से। अब उस रहने का क्या कारण है, वो कारण ये है कि उनकी जो सेल वॉल है, किसकी, और की बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो बाकी वालों से अलग होती है। बाकी वाले बैक्टीरिया से इनकी सेल वॉल क्या होती है, अलग होती है। और सेल वॉल का अलग होना या सेल वॉल के अंदर डिफरेंट आना, यही एक चीज है जिसके कारण वो कठिन वास स्थानों में आसानी से रहते हैं। रीजन क्या है, सेल वॉल। रीजन क्या है, सेल वॉल। यस, क्या मेरी बात समझ में आई। आइए चर्चा करते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, मैंने बोला अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाएंगे, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म बहुत मुश्किल से जी पाते हैं, वहां पे वो ये रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले आया अत्यंत लवणीय क्षेत्र। अत्यंत क्या है, लवण है वहां पे, है ना, लवणीय क्षेत्र है। अब लवणीय क्षेत्र है तो वहां दूसरे ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर ये मिलेंगे। और इसका उदाहरण दिया गया है हेलोफी। लवण को आपको हेलो से रिलेट करना है ना, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लवणीय क्षेत्रों का हेलोफी। याद रहेगा क्या दोस्त, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आया गर्म झरनों का। अब गर्म झरने हैं और गर्म झरनों में टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है, और वहां पे बाकी वाले ऑर्गेनिज्म बहुत मुश्किल से रह पाएंगे, वहां पे ये रहेंगे। और इसका उदाहरण दिया गया है थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडो थर्मो एसिडोफिलस। अब देखो, याद रहने में अगर कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो ये समझेंगे कि थर्मो जो है उसका अर्थ क्या होता है, गर्म। थर्मो का अर्थ क्या होता है, गर्म ही तो होता है, तो ये गर्म झरने रिलेट हो गया। गर्म झरने तो थर्मो एसिडोफिलस, क्योंकि थर्मो का अर्थ होता है गर्म, है ना। ऐसे करके रिलेट करके याद रख लेगा। अब ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं कि थर्मो वर्ड गायब कर दे, ऑप्शन वाला पूरा देगा ना थर्मो एसिडोफिलस। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एसिडोफिलस दे दिया, नहीं, है ना। तो ऐसे अपन रिलेट करके याद कर सकते हैं। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है कच्छ क्षेत्रों में। तीसरा क्या है आपका, कच्छ क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है आपका मिथेनोजन। कौन सा पाया जाता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एक प्रकार का आद्य बैक्टीरिया है। और मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो कहाँ और भी कहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रूमिनेंट जो पशु हैं, रूमिनेंट जो पशु हैं, जैसे कि रूमिनेंट पशुओं के एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास गाय है, भैंस है ना, ये सारे रूमिनेंट पशु हैं, है ना। तो इन रूमिनेंट पशुओं की जो आंत्र हैं, इंटेस्टाइन है,
आंत्र जो है इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और करते क्या है, उनका जो गोबर है उन गोबर से क्या बनाएंगे, मिथेन गैस बनाएंगे, इसलिए इनको मिथेनोजन नाम दिया गया। मिथेनोजन नाम है मतलब क्या करेंगे, मिथेन बनाएंगे और गोबर से बनाएंगे। CH4 कहा जाता है मिथेन गैस को, है ना, रासायनिक अगर इसकी बात करें सूत्र की। अब ये जो मिथेन, इसको जैव गैस भी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, जैव गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, जैव गैस, बायोगैस। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है क्या दोस्त? चलिए एनसीईआरटी के माध्यम से वापस समझने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र के अंदर एलोफी, गर्म झरनों के अंदर थर्मोएसिडोफिलस और कच्छ क्षेत्र के अंदर मिथेनोजन पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। सेल वॉल की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। अन्य बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होगी, आद्य बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंस होगी और इसी डिफरेंस के कारण जो है वो प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। ये लक्षण ही उन्हें क्या करते हैं, प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर जीवित रखते हैं। मिथेनोजन अनेक रुमिनेंट पशुओं जैसे गाय और भैंस के आंत्र या इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और गोबर से क्या करेंगे, मिथेन या जैव गैस या बायोगैस का उत्पादन करेंगे। CH4 मिथेन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो, क्लियर है तो यस। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आद्य बैक्टीरिया और की बैक्टीरिया क्वालिटी के साथ समाप्त हुआ। अब आते हैं यू बैक्टीरिया के ऊपर। यू बैक्टीरिया के ऊपर आते हैं। इसको रियल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है ना, इसको वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना। यू बैक्टीरिया, इसको सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको सत्य बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, है ना। ये सारे इसके अदर नाम है, ये सारे क्या इसके अदर नाम है। आइए एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं समझना। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पहला कौन सा था, आद्य बैक्टीरिया या और की बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा है, यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया या फिर वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है इसको। उसकी पहचान होगी एक कठोर कोशिका भित्ति। सबसे पहले ये है, अगर यू बैक्टीरिया तो इसके पास एक कठोर कोशिका भित्ति होगी और उसके साथ साथ क्या होगा, एक कसाब होगा। कसाब मतलब फ्लैजिला, कसाब का मतलब होता है फ्लैजिला। कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी जो गति में सहायक होगी, है ना, उस बैक्टीरिया को चलाने में सहायक होगी। इसलिए क्या लिखा हुआ है, चल बैक्टीरिया, चल बैक्टीरिया। यस, ये फ्लैजिला हो गया उसके पास, ये इसकी पहचान है। अब इसको कह सकते हैं अपन कि ये हो सकता है कौन, यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया हो सकता है, ये इसकी पहचान है कि एक तो उसके पास कठोर कोशिका भित्ति होगी और दूसरा क्या होगा, कसाबिका होगी, फ्लैजिला होगा, इसलिए उसको चल बैक्टीरिया कहा मैंने। उसके बाद साइनो बैक्टीरिया का एक समूह है, बहुत ही बढ़िया है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया जिसे अपन नील हरित शैवाल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। अब पहले जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पहले जब हमने नॉर्मल क्लासिफिकेशन जब इसका बेसिक पढ़ा था, तब हमने देखा कि ये तो शैवाल है, ये तो शैवाल है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये पादपों में था, स्टार्टिंग में तो पादपों में था क्योंकि ये शैवाल है, क्योंकि ये क्या है, शैवाल है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर इसको पादपों के अंदर डाला गया। फिर जब इसकी गहन अध्ययन किया, गहन स्टडी करी, तब पता चला कि ये नील हरित जो शैवाल हैं, पहले तो ये प्रोकैरियोटिक हैं। पहली बात तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है सर, प्रोकैरियोटिक तो है। उसके बाद पता चला ये यूनिसेलुलर है, उसके बाद पता चला ये यूनिसेलुलर है। और इतना पता चलने के बाद हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर को तो मोनेरा में डालना चाहिए। प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर को क्लासिफिकेशन के अनुसार मोनेरा वर्ग में, सॉरी मोनेरा किंगडम में डालना चाहिए, मोनेरा किंगडम में डालना चाहिए। तो उसके बाद जो है उसको पादप से निकाल के, किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA भी बोल सकता हूँ, या नील हरित शैवाल कह सकता हूँ, या फिर एक और नाम इसका दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। तो इसको पादपों से निकाल के कहाँ डाला गया था, मोनेरा में। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर निकल गए। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर निकल गए। और चूंकि शैवाल है, चूंकि ये शैवाल है तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, है ना। अब देखो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जैसे जो ग्रीन पादप होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, उन सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। इसके बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है हरे पादपों की तरह। तो ये क्या हो गए, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो गए। कौन, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय हो सकते हैं, कलोनीय होते हैं, तंतुमय हो सकते हैं, अलवण, अलवण का मतलब क्या हो गया, मीठा, या अपन कह सकते हैं शुद्ध जल या मीठा जल, है ना, मीठा और समुद्री जल। यस,
और स्थलीय सवाल है। क्लियर है क्या मेरी बात? ये जो लाइन है वो कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछी जा सकती है सीधी, कि साइनोबैक्टीरिया एककोशिकीय कॉलोनी अथवा तंतुमय अलवणजली समुद्री अथवा स्थलीय सवाल है। अब ये तो इजी लाइन है ना, क्या है, एककोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं, ग्रुप में तंतुमय हो सकते हैं, अलवण जलीय भी हो सकते हैं, और समुद्री भी हो सकते हैं, और स्थलीय सवाल भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है वो प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। स्टार मार्क है, कॉलोनी जो है वो जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। कॉलोनी मतलब इनका जैसे ये है प्लेट है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल है। तो ये जो इनकी कॉलोनी होगी, ये क्या होगी, इनकी कॉलोनी होगी, ये जेलीनुमा आवरण से क्या होती है, ढकी हुई होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई दोस्त? और ये प्रदूषित जल में बहुत फूलेंगे, फलते फूलते अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कहाँ पे? प्रदूषित जल के अंदर, प्रदूषित जल के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर खूब सारे। अब इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, नॉस्टॉक और एनाबिना। इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, ये इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं और नीट के अंदर खूब सारी बार पूछे भी गए हैं। नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करते हैं, पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है N2 जो है पर्यावरण की, उसको हेटेरोसिस्ट, ये टेट्रोसिस्ट लिखा हुआ है, इसको काट के लिख देना हेटेरोसिस्ट, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैंने जो गोला किया है, तो हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थित करते हैं। ये एक आपका नॉस्टॉक है। ये एक तंतुमय शैवाल है जिसका नाम क्या है, नॉस्टॉक है। याद रखना है, ये तंतुमय वर्ड याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से तंतुमय कौन सा है, तो नॉस्टॉक तंतुमय है, ऑप्शन के अनुसार अगर सेट बैठे तो नॉस्टॉक जो है वो तंतुमय शैवाल है ना। तंतु का मतलब ऐसे फाइबर्स के रूप में ना, तंतुओं के रूप में पाया जाएगा। यस, क्लियर है क्या मेरी बात? अब देखो, ये जो नॉस्टॉक है इसके पास एक विशिष्ट कोशिका होती है जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल। और ये पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है N2 जो है उसको क्या करती है, स्थिर करने का काम करती है। N2 का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। कौन? एनाबिना और नॉस्टॉक। किसके द्वारा? हेटेरोसिस्ट विशिष्ट कोशिकाएं होती है उनके द्वारा। यस, क्या मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? किसकी बात हो रही है? अब देखो, पहले हमने अभी जो पढ़ा नॉस्टॉक एनाबिना, वो थे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। वो कैसे थे? प्रकाश संश्लेषी थे। अब उसके बाद कुछ रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, तो ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जो होते हैं जैसे विभिन्न जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, कौन? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, इनका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे या ऑक्सीकृत करेंगे इनको, और इनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग किसके लिए करेंगे, एटीपी बनाने के लिए करेंगे। और क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में फॉस्फोरस और आयरन सल्फर जैसे पोषकों में के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, और इसकी हालांकि एनसीईआरटी के अंदर दे नहीं रखा है, नाम भी नहीं दे रखे हैं इस रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के, लेकिन नीट के अंदर एक दो बार इसके पीवाईक्यूज पूछे गए। नीट के अंदर एक दो बार नाम से लेके पीवाईक्यूज पूछे हैं, नाम से रिलेटेड और इस चक्र से रिलेटेड कह सकते हैं अपन, कि कैसे ऑक्सीकरण करेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होंगे। अभी यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसको इस चैप्टर के एंडिंग में मैं वो अलग से चार्ट लेके आऊँगा और रसायन संश्लेषी वो पूरे चक्र को समझाऊंगा और कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं वो समझा के उसका जो पीवाईक्यूज आए हुए एक दो सवाल नीट के अंदर वो उसके करवा दूंगा अलग से, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अभी यहाँ पे नहीं दिया गया तो अपन नहीं कर रहे हैं, बाकी अलग से मैं करवाऊंगा, कंफर्म करवाऊंगा चैप्टर के एंडिंग के अंदर। ओके, उसके बाद तीसरा जो उसके बाद एक बहुत बड़ा समूह आता है परपोषी बैक्टीरिया का। कौन सा समूह आता है, परपोषी बैक्टीरिया। अब एक शब्द आपको याद है, परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है, परपोषी का मतलब होता है दूसरों से पोषण प्राप्त करना, है ना। स्वपोषी का तो क्या हुआ, ऊपर जो हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया वो क्या था, स्वपोषी था। मतलब स्व का मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण प्राप्त करना, खुद पोषण प्राप्त करना यानी खुद खाना बनाना। ये परपोषी, ये पर का मतलब होता है दूसरा या दूसरों से, तो पर का मतलब दूसरों से, पोषी का मतलब पोषण प्राप्त करना, तो दूसरों से पोषण प्राप्त करना उसको कहेंगे अपन परपोषी। और यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है तो परपोषी बैक्टीरिया यूज किया गया। वो प्रकृति में बहुलता से मिलते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। स्टार मार्क करेंगे इस पहली लाइन को कि परपोषी बैक्टीरिया खूब सारे मिलते हैं प्रकृति के अंदर। स्वपोषी तो ठीक है बहुत कम है, ये जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह है कुछ एक, लेकिन परपोषी की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुलता से पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में। और इनमें से अधिकतर जो है महत्वपूर्ण अपघटक भी होते हैं। अपघटक क्या करते हैं, मरी हुई कोई सामग्री होगी उसके ऊपर अपना दम लगाएंगे, उसके ऊपर कार्य करके उससे पोषण प्राप्त करेंगे, तो हो गए ना परपोषी। खुद खाना थोड़ी बना रहे, वो दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं, मरी हुई कोई पेड़ पौधे की पत्तियों से प्राप्त कर रहे हैं, तो अपघटक बहुत ज्यादा होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं, अपघटक, और वो परपोषी के अंदर ही तो आएंगे क्योंकि दूसरों से खाना प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उनको मृतपोषी बोला जाता है, मृतपोषी मतलब मरी हुई सामग्री से, या फिर अपघटक भी कह सकते हैं।
या फिर क्या कह सकते हैं, अपघटक भी कह सकते हैं। लेकिन आएगा तो परपोषी के अंदर ही, लेकिन आएगा तो परपोषी के अंदर ही। यस, तो परपोषी की प्रकृति में खूब सारे पाए जाएंगे और उनमें से मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और चलो, और परपोषी बैक्टीरिया का क्या क्या यूज है, वो अपने जीवन संबंधी गतिविधियों में जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, दूध से दही बनाने में हमने पढ़ा है लैक्टोबैसिलस LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरिया है, परपोषी बैक्टीरिया है, क्योंकि दूसरों से पोषण प्राप्त कर रहा है। दूध से दही बना रहा है तब वहां अपना पोषण ले रहा है ना, वो खुद खाना नहीं बना रहा है। परपोषी बैक्टीरिया है, अपने संबंधी लाभ क्या हुआ कि अपने को दूध से दही बनाने में हेल्प कर रहा है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में भी खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि परपोषी होते हैं। और लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कौन करेंगे, परपोषी बैक्टीरिया करेंगे। हालांकि इन सब के नाम है जो यहाँ पे दिए नहीं गए और एनसीईआरटी ने बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया है नामों का, लेकिन नीट के अंदर कभी कभी पीवाईक्यूज पूछे गए तो उसका एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सभी बैक्टीरिया के नाम बताऊंगा जो जो नीट ने पूछे। यस, ताकि अलग से दिक्कत नहीं हो इतनी, है ना। उसके बाद लेग्यूम पादपों की जड़ों के अंदर, लेग्यूम एक पादप है, लेग्यूमिनोसी, है ना, लेग्यूमिनोसी पादपों का ग्रुप है। उसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें जानते हो, यस, जड़ों के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम भी कुछ परपोषी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। नाम नहीं दिया गया, मैं अलग अलग से इसका वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। अब इसमें से भी रोगजनक तो परपोषी है, तो रोगजनक हो सकते हैं कैसे, परपोषी है मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करेंगे, दूसरों से पोषण प्राप्त करते समय हो सकता है वो दूसरों को हानि पहुंचा दे। अब दूसरों को जैसे ही हानि पहुंचाएगा तो वो तो रोगजनक हो गया। दूसरों को हानि पहुंचा के खुद पोषण ले रहा है तो वो दूसरे के लिए तो क्या हो गया, रोगजनक हो गया कि नहीं हो गया। यस, जो मनुष्यों को रोग कर सकते हैं, फसलों के अंदर रोग कर सकते हैं, फॉर्म और पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण रोग भी होते हैं, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं सोल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया की जो है इसका रोगजनक है। किसका, टाइफाइड का परपोषी है, बिल्कुल परपोषी है, क्योंकि दूसरों से मानव के अंदर ये रोग करता है टाइफाइड, सोल्मोनेला टाइफी। उसके बाद साइट्रस कैंकर, ये एक साथ है, ये टिटनेस है, एक हैजा है। यस, सिट्रस कैंकर जो है याद रखेंगे, सिट्रस कैंकर जो है ये आपके पास सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है सिट्रस कैंकर। याद रहेगा क्या, ज़ैंथोमोनास सिट्री, सही है। अब अपन आगे अगर बात करें, 2-3 मैंने नाम बता दिए, जो नाम रह गए हैं यहाँ पे या ऊपर कहीं पे भी वो अलग से उस वीडियो के अंदर बताऊंगा पीवाईक्यूज के अनुसार। यस, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर अगर हम जनन की बात करें, कौन से बैक्टीरिया के अंदर, कौन से की बात कर रहे हैं, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं ना। तो मोनेरा के अंदर अगर हम बैक्टीरिया देखें तो प्रमुख रूप से वो सेल कोशिका के विभाजन द्वारा करेंगे। जैसे ये मोनेरा है ये कोई मोनेरा है, ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन कैसे होगा, ऐसे यहाँ तो कोशिका विभाजन हो जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और विभाजन के बाद ये दो जीव बन गए अलग होके, है ना। यहाँ तो विभाजन होगा, यहाँ पर डीएनए का अगर स्थानांतरण होता है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं तब बीजाणु का निर्माण भी हो सकता है। कोशिका विभाजन नहीं हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो बीजाणु का निर्माण भी कर सकते हैं। बीजाणु बनाएंगे और उन बीजाणु से वापस नया जीव बन जाएगा। अब ये लैंगिक प्रजनन भी कर सकते हैं, और लैंगिक प्रजनन के अंदर जो डीएनए का स्थानांतरण है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो पुरातन स्थानांतरण है, प्रिमिटिव स्थानांतरण है, याद रखेंगे। जैसा लैंगिक जनन में अभी स्थानांतरण होता है ना बैक्टीरिया का, सॉरी डीएनए का, कि एक उससे गुणसूत्र आया, सॉरी युग्मक आया, दूसरा युग्मक उससे, उसके पास डीएनए है, उसके पास भी वो डीएनए हो गया मिक्स में, युग्मनज में, है ना। इस प्रकार से जो है वो नहीं होता है इस बैक्टीरिया के अंदर। पुरातन या प्रिमिटिव स्थानांतरण होता है, जैसा एक फोटो में दिखाया, एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया। ये इसकी सेल वॉल है जो कि बाहर पाई जाती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद ये डीएनए है। तो ये डीएनए का ऐसे पुरातन स्थानांतरण, ये सेल अभी डिवाइड करेगी, यहाँ से ये खांच भरते ही ये दो सेल अलग हो जाएगी। तो ये डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है इसमें, याद रखेंगे, स्टार मार्क वाली लाइन है ये। उसके बाद एक और ग्रुप बच गया जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। उसके बाद एक और चीज बच गई जो माइकोप्लाज्मा कहलाती है, और ये भी आपकी मोनेरा जगत के अंदर पाई जाती है, क्योंकि एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सारे ही मोनेरा के अंदर डाले जाएंगे। माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे जीवधारी हैं जिसमें सेल वॉल जो है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। स्टार मार्क करेंगे, नीट ने 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, अच्छे से याद रखना। ऐसे जीवधारी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, नाम बताओ
माइकोप्लाज्मा। और सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो विदाउट ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाली सबसे छोटी जो कोशिका है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। इस लाइन को भी स्टार मार्क करेंगे, इससे भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट लाइन है माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादप दोनों के लिए रोगजनक होती है, इसको भी स्टार मार्क करेंगे। पूरा माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, सबसे पहले इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, और दूसरी चीज विदाउट ऑक्सीजन भी जीवित रहने वाली सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। रोगजनक होगी किसके अंदर? प्राणी और पादप दोनों के अंदर। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है? यस और नो लिखो। मोनेरा जगत को क्वालिटी के साथ खत्म किया। कुछ एक चीजें रह गई बैक्टीरिया के नाम, उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, और हो सकता है नीट का क्वेश्चन भी, अच्छा PYQs के साथ में ही दूंगा उसका वीडियो। पहले मैं उसको चीज बता दूंगा बैक्टीरिया वगैरह वो जो नाम रहे, उसके बाद उसी वीडियो के अंदर सारे PYQs भी कराऊंगा इस चैप्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। वो वीडियो आप PYQs वाला जरूर देखना, उससे ही नीट का क्वेश्चन टपकेगा। यस, मोनेरा जगत क्वालिटी के साथ संपन्न किया, मोनेरा जगत क्वालिटी के साथ संपन्न किया। और अब आते हैं अपन प्रोटिस्टा की ओर। जैसे ही प्रोटिस्टा नाम आया तो एक चीज तो पता चल गई, एक चीज तो पता चल गई है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक। हमने सारणी के अंदर, हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर अपने को पता चल गया था कि है तो ये भी प्रोकैरियोटिक। लेकिन एक चीज का अंतर है, जहां मोनेरा जो थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन प्रोटिस्टा जो है, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, थोड़ी सी मेरी गलती हुई है, माफ करना। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक है, माफी चाहता हूँ, मैंने उल्टा कर दिया। मुझे कहना तो ये था कि यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। मैंने क्या कह दिया? प्रोकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर कहना शुरू कर दिया, माफी चाहता हूँ, वापिस से ध्यान देंगे। अब हम जैसे ही प्रोटिस्टा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, टेबल के माध्यम से एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई थी कि जो प्रोटिस्टा हैं वो है यूकैरियोटिक। है कैसे? यूकैरियोटिक। और लेकिन ये यूनिसेलुलर ही हैं। जहां पे मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर की बात करो तो कहां पे अंतर आ रहा है? देखो, मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर थे। है तो ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन कैसे है? ये यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक से क्या चीजें समझ में आती हैं कि इनके पास केंद्रक मिलेगा भाई। अगर ये यूकैरियोटिक है, इनके पास विशिष्ट क्या विभेदित केंद्रक मिलेगा अलग से, अच्छे से। और दूसरी चीज, इनके पास झिल्ली वाले कोशिकांग भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी तो यूकैरियोटिक बोला है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मिलेंगे। चलो, प्रोटिस्टा की बात बेसिक समझ में आई। यूकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाएगा। यस, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी एक कोशिक मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। क्या मेरी बात सही है? परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई सीमाएं? कि एक जीव वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? जीवों का, प्राणी का वैज्ञानिक की बात है ना। एक जीव वैज्ञानिक की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। ये इसकी सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित क्यों नहीं है? अब हुआ क्या, एक मेरे पास प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है। उस प्रोटिस्टा ने क्या कर दिया? फोटोसिंथेसिस कर दिया। अब प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोटिक, अब उसने क्या कर दिया? फोटोसिंथेसिस कर दिया। तो एक वैज्ञानिक जो प्राणी वैज्ञानिक था, उसने बोला कि ये यूनिसेलुलर है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। भले ही फोटोसिंथेसिस करे, हम तो इसको प्रोटिस्टा मानेंगे, प्रोटिस्टा मानेंगे। अब जैसे ही एक पादप वैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण चलाना स्टार्ट किया, तो उसने कहा कि ये यूकैरियोटिक है, और पादप भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, और ये भी यूकैरियोटिक है। मुझे क्या फर्क पड़ता है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है तो मैं तो इसको पादप मानूंगा। तो पादप वैज्ञानिक इसको क्या कहेगा? ये तो पादप कहेगा। अब आप कह रहे हो कि सर फोटोसिंथेसिस तो मोनेरा के कुछ सदस्य भी तो कर रहे थे, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो कर रहे थे, लेकिन बेटा वो थे प्रोकैरियोटिक। अब पादप वैज्ञानिक उसको क्यों नहीं मान रहे? पादप वैज्ञानिक उसको पादप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक थे और पादप होते हैं यूकैरियोटिक। पादप कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। तो उसको पादप कहना उचित नहीं था। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि जो प्रोटिस्टा भाई साहब हैं वो है यूकैरियोटिक,
और पादप भी होते हैं यूकैरियोटिक। जब प्रोटिस्टा कोई होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो पादप को तो यही लगेगा कि ये तो पादप है। पादप को तो क्या लगेगा, पादप वैज्ञानिक को तो यही लगेगा कि वो पादप है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वही एक दूसरे के लिए क्या हो सकता है, पादप हो सकता है। अब इसके अंदर भी प्रोटिस्टा का वर्गीकरण करेंगे। प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवमपक कवक और प्रोटोजोआ। ये इसके 5 भाग हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवमपक कवक और प्रोटोजोआ। ये इन सभी को इस पुस्तक के अंदर कहाँ है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्राथमिक रूप से देखें, प्राइमरी रूप से तो वो मोस्ट ऑफ सदस्य जो होते हैं उसके जल के अंदर पाए जाएंगे। क्या कहाँ पाए जाएंगे, जलीय सदस्य होते हैं और जल के अंदर पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक हैं इसीलिए इनकी सेल के अंदर एक सुसंगठित केंद्रक मिलेगा, बताई मैंने ये बात। अन्य झिल्लियाबद्ध कोशिकांग भी पाए जाएंगे, ये भी बात मैंने बता दी। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब भी मिलेगा, फ्लैजिला भी मिलेगा। फ्लैजिला मिलेगा जो उसकी गति करवाएगा, फ्लैजिला मिलेगा जो उसकी गति में सहायक होगा। पक्षमाभ होगा जिसको सीलिया बोला जाता है, पक्षमाभ भी पाए जा सकते हैं, वो भी उनकी गति वगैरह में सहायक हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये अलैंगिक जनन कर सकते हैं, कोशिका संलयन एवं युग्मनज या जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन भी करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? प्रोटिस्टा का बेसिक क्लियर है, तो प्रोटिस्टा का वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो 5 नाम याद रख लेना, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवमपक कवक और प्रोटोजोआ। याद रहा तो आगे बढ़ूं दोस्त। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट, सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट। चलिए तो शुरू करते हैं। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा की अगर मैं बात करूं, क्राइसोफाइटा की बात करूं तो इसके एक दो और नाम है। कभी कभी इसको डायटम से ही जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, डाईएटम। डाईएटम, कभी कभी क्राइसोफाइटा की जगह डायटम आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको वो भी मान के चलना है। यस, आइए चर्चा करते हैं। इस समूह के अंतर्गत डाईएटम और सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। इस सुनहरे शैवाल डेस्मिड को स्टार करेंगे। अगर आपको पूछे सुनहरे शैवाल किसे कहेंगे तो आपको याद रखना है डेस्मिड। याद क्या रखना है दोस्त, डेस्मिड, ये याद रखोगे। पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है, स्टार मार्क करवाऊं, पूछा गया है। ये स्वच्छ जल और लवणीय यानी कि समुद्री जल दोनों में ही पाए जाएंगे। स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाएंगे और समुद्री जल के अंदर भी पाए जाएंगे। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पहली बात तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और पानी के साथ फ्री बहेंगे। पानी के साथ क्या होते हैं, जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते, फ्रीली क्या हो जाते हैं, बहते रहते हैं। अब ये जो डायटम है, जिसको क्राइसोफाइट भी कह सकते हैं, डायटम भी कह सकते हैं, इस डायटम में क्या होता है, सेल वॉल जो है वो साबुनदानी, जिस प्रकार साबुनदानी होती है ना, साबुनदानी 2 कवच बनाती है। ऐसे साबुन जिसके अंदर रखते हो, सोप बॉक्स है ना, SOAP, सोप, BOX, साबुन का जो बॉक्स होता है वो भी ऐसे क्या करता है, 2 कवच बनाता है। उसी प्रकार इसकी जो सेल वॉल है, डायटम की कहूं या क्राइसोफाइटा की कहूं, इसकी सेल वॉल 2 कवच बनाएगी जो एक दूसरे को अतिछादित करेंगे, एक दूसरे को ढकेंगे। वो जो 2 कवच है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अतिछादित करेंगे, ओवरलैप जो करेंगे एक दूसरे को, वो भी इसी प्रकार जिस प्रकार साबुनदानी है उसी प्रकार इसके अंदर डायटम के अंदर जो सेल वॉल है वो इसी के अनुरूप यानी साबुनदानी के अनुरूप 2 अतिसादित यानी कि 2 ओवरलैपिंग वाले कवच बनाएगी। जैसा साबुनदानी में होता है उसी प्रकार इन भित्तियों में होती है सिलिका। जैसे कि ये मेरी सेल वॉल है ना, ये मेरी ऐसे अतिसादित है, एक दूसरे के अंदर फिट है ऐसे, ये मेरी है ना। अब ये यहाँ पे जो सेल वॉल है इसके अंदर पाई जाएगी सिलिका। क्या पाई जाएगी दोस्त, सिलिका प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सिलिका प्रेजेंट होती है। और इस सिलिका की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो नष्ट नहीं होगी, भले ही ये मर जाए, भले ही डायटम मर जाए लेकिन इसकी सेल वॉल नष्ट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलिका। तो इस प्रकार से मृत डायटम यानी कि मरे हुए डायटम क्या करते हैं, अपने परिवेश के अंदर जहां पर वो रहते थे, वह वास स्थान के अंदर जहां पर वो निवास करते थे, वो वहां पे सेल वॉल के अवशेष छोड़ के चले जाएंगे। मरेंगे लेकिन मरने के बाद भी सेल वॉल तो खत्म हो नहीं रही उनकी, क्योंकि उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है। क्यों खत्म नहीं हो रही, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट है। और उस सिलिका के कारण वो क्या करेंगे, सेल वॉल के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों तक अगर वो सेल वॉल वहीं रही, सिलिका वहां रहा, सिलिका ही तो छोड़ के जाएगा बेसिकली, सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट है और वो सिलिका वहां पे छूट रहा है, तो करोड़ों वर्षों तक अगर सिलिका वहां पे जमा हो गया, ठीक है ना, या फिर इस अवशेष को अपन क्या कहते हैं, फिर वहां पे वो जमा होने के बाद उसको डायटमी मृदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्योंकि डायटम है ये,
क्योंकि ये डायटम है, सेल वॉल के अवशेष छोड़ के जा रहे हैं जहां वो रहते थे, तो वहां पर वो डायटमी मृदा का निर्माण हो जाएगा करोड़ों वर्षों के बाद। कौन सी मृदा? डायटमी मृदा। और ये मृदा होती है कणमय, क्योंकि सिलिका जो होता है वो कणमय होता है ना, कणों के रूप में होता है। तो ये मिट्टी कणमय होगी और इस कारण इसका उपयोग है वो पॉलिश करने में तेल और सिरप है, तेलों और सिरपों के निस्यंदन में काम आता है। स्टार मार्क करेंगे इसकी यूज को। पहले तो डायटमी मृदा का यूज कहाँ है? देखो, कणमय होने के कारण इसका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों और सिरपों के निस्यंदन में होता है, इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क करेंगे। उससे अगली लाइन और इंपॉर्टेंट है, समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? डायटम। याद रखेंगे, समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? डायटम या क्राइसोफाइट। वापिस एक बार फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले हमने क्राइसोफाइट स्टार्ट किया और मैंने बोला कि ये ये समुद्री और स्वच्छ जल दोनों के अंदर पाए जाएंगे। छोटे होंगे, जल धारा के साथ फ्रीली मूवमेंट करेंगे, छोटे होंगे, जल धारा के साथ ही अपने आप फ्रीली बह जाएंगे। सुनहरे शैवाल भी इसमें आते हैं जिसको डेस्मिड कहा जाता है, और डायटम भी इसके अंदर आते हैं। डायटम की हमने बात करी थी, उसकी सेल वॉल के अंदर जैसा साबुनदानी के अंदर ओवरलैप करता है स्टैंड सोप बॉक्स जो है, साबुन का जो बॉक्स है ना, साबुन की जो दानी है जिसके अंदर साबुन रहता है, वो भी ओवरलैप करता है एक दूसरे के। इसी प्रकार इस डायटम की जो सेल वॉल है वो भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होती है, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है सिलिका प्रेजेंट होने के कारण ये कभी नष्ट नहीं होती सेल वॉल। भले ही डायटम मर जाए, डायटम के मरने के बाद वो सेल वॉल के अवशेष छोड़ के जाता है, मरती नहीं है सेल वॉल, नष्ट नहीं होती, उसके अवशेष छूट जाते हैं क्योंकि सिलिका प्रेजेंट थी। जैसे ही करोड़ों वर्षों बाद उस सेल वॉल के अवशेष जहां वो रहते थे वहां छोड़ के जाएंगे, तो वहां पे करोड़ों वर्षों के बाद मिट्टी के अंदर सारे मिल जाएंगे वो, और वहां पे डायटमी मृदा का निर्माण हो जाएगा। उस मृदा का नाम दिया गया है डायटमी मृदा। चूंकि सिलिका कणमय थी इसलिए इसकी मृदा को भी हमने क्या बोला? कणमय है, कणों के रूप में। और इसका यूज जो होता है वो होता है आपका पॉलिश करने में, तेलों और सिरपों के निस्यंदन के अंदर। और समुद्र के मुख्य उत्पादक है कौन? आपके क्राइसोफाइट, या जिसको मैंने डायटम भी बोला। क्या अब याद रहेगा? बोलो यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की ओर। सबसे पहले हमने प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा। क्राइसोफाइट हमने क्वालिटी के साथ खत्म किया, क्राइसोफाइट क्वालिटी के साथ एनसीईआरटी की लाइन से खत्म किया। अब आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की ओर। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अंतर लेके चलोगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत दो चीजों के बीच में डिफरेंस लेके चलोगे तो याद होगा। जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट को थोड़ा रिलेट कर लेना। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री हैं और प्रकाश संश्लेषी हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, पहली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने ये बोला था कि इसमें स्वच्छ में भी पाए जाएंगे, समुद्री में भी पाए जाएंगे। ये वाले जो है डाइनोफ्लैजिलेट मुख्यतः तो है समुद्री, और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों की आधार पर इसमें कुछ वर्णक पाए जाएंगे, उसके आधार पर ये पीले कलर के देख सकते हैं, ग्रीन कलर के देख सकते हैं, भूरे कलर के देख सकते हैं, ब्राउन, नीले यानी कि ब्लू कलर के देख सकते हैं, और रेड कलर के भी देख सकते हैं। रीजन क्या है? वर्णकों की उपस्थिति। रीजन क्या है? वर्णक या पिगमेंट की उपस्थिति। राइट। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है, अच्छा इनकी सेल वॉल पे तो सिलिका थी, इनकी सेल वॉल पे सिलिका प्रेजेंट थी, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है उसकी बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। इनकी सेल वॉल की जो बाह्य सतह है, जैसे एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, ये वाला, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है। ये इसकी जो बाहरी सतह है, ये जो दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज की पट्टिकाएं पाई जा रही है, सेल्यूलोज की पट्टिकाएं पाई जा रही हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं। मोस्ट ऑफ, अधिकतर हम बात करेंगे तो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर कितने कसाब? 2 फ्लैजिला होंगे। कितने फ्लैजिला होंगे दोस्त? 2 फ्लैजिला होंगे, और 2 में से एक फ्लैजिला तो लंबवत होगा और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांस के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो फोटो के अंदर हालांकि इतना अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी देखो, एक आपको लंबवत दिख रहा है ये वाला, ये एक फ्लैजिला है जो कि लंबवत है। दूसरा यहाँ पे भित्ति पट्टिकाओं के बीच में, ये भित्ति पट्टिकाओं के बीच की जो खांच है, ये जो दिख रही है ना, भित्ति पट्टिकाओं के बीच में जो खांच दिख रही है, ये जो मैंने गोला करके बताई, उसकी खांच के अंदर दूसरा फ्लैजिला है। पहला फ्लैजिला लंबवत दिखाई दे रहा है, दूसरा इस भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच है, ये एक भित्ति पट्टिका है, ये नीचे और भित्ति पट्टिका है, दोनों के बीच में ये जो खांच है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? दूसरा फ्लैजिला पाया जा रहा है। क्या ये बात याद रहेगी? तो कितने फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला, एक लंबवत है, दूसरा भित्ति पट्टिकाओं के बीच, ये भित्ति पट्टिका, ये वाली भित्ति पट्टिका है, ये वाली भी भित्ति पट्टिका है, दोनों के बीच में ये खांच है, और उस खांच के अंदर दूसरा फ्लैजिला स्थित है। क्या मेरी बात समझ में आई?
प्राय प्राय लाल डाइनोफ्लैजिलेट जो हैं, जो रेड कलर के होते हैं पिगामेंट की वजह से, उनकी संख्या के अंदर क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनकी संख्या समुद्र के अंदर, और उसकी वजह से समुद्र के अंदर जल लाल दिखने लगता है या फिर रेड वेव हो जाती है। समुद्र के अंदर लाल तरंगे दिखती हैं, रेड कलर की वेव हो जाती है, पूरा समुद्र हल्का हल्का लाल रंग का हो जाता है, और जिसके कारण वो एक प्रकार का विष है, वो एक प्रकार का विष है। इस इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण, उस किस जीव से, लाल डाइनो फ्लैजिलेट से कुछ विष निकला है, जीव विष, जिसकी वजह से समुद्र का कलर रेड हो रहा है, रेड तरंगे दिख रही हैं, और उसके कारण मछलियां हैं या अन्य जो भी समुद्र के अंदर जीव पाए जा रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसका प्यारा सा उदाहरण है आपके पास गोनिया लेक्स, इसका प्यारा सा उदाहरण है गोनिया लेक्स, जो कि एक प्रकार का डाइनोफ्लैजिलेट है। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसका चित्र ये है, इसका चित्र ये है, ये कौन सा है? डाइनोफ्लैजिलेट का चित्र है। क्या चित्र सहित याद हुआ? क्या चित्र सहित याद हुआ? यस। नंबर थर्ड जो इसका, एक बार वापस से अगर रिवीजन करें तो सबसे पहले तो समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट ये है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट। इनके अंदर कुछ वर्णक पाए जाएंगे, उसके आधार पर ये अलग अलग कलर के देख सकते हैं। कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की पट्टिकाएं होगी। दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक आपका लंबवत होगा, दूसरा भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच के अंदर होगा। यस यस, क्लियर है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट हो जाएगा, उससे जीव विष निकलेगा, समुद्र के अंदर रेड वेव चलेगी, और उसके कारण मछली वगैरह अन्य जो जीव है वो मर जाएंगे। उदाहरण गोनिया लेक्स, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है यूग्लिनॉइड। नंबर थर्ड पे आता है आपका यूग्लिनॉइड। अगर मैं यूग्लिनॉइड की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हाइयर प्लांट से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं उच्च पादपों से मिलता जुलता है। हाइयर जो प्लांट है उच्च पादपों से मिलता जुलता है। कैसे कैसे, आइए चर्चा करते हैं। ठीक, हाइयर प्लांट से रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं? हाइयर प्लांट से रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन यूग्लिनॉइड के अंदर, जैसा हाइयर प्लांट के अंदर जो आपके क्या बोलते हैं, पिगामेंट पाए जाते हैं, जो वर्णक पाए जाते हैं, जो आपके हाइयर प्लांट में वर्णक पाए जा रहे हैं, उन्हीं वर्णकों की तरह ही वर्णक इसमें पाए जाएंगे, यूग्लिनॉइड में पाए जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए इसको एनसीईआरटी से समझते हैं अभी क्या कहना चाह रहा है। यूग्लिनॉइड क्या है? यूग्लिनॉइड नाम है। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले हमने क्या पढ़ा? क्राइसोफाइट कहाँ पाए जाएंगे? दोनों के अंदर ही पाए जाएंगे, स्वच्छ जल में भी होंगे और समुद्री जल के अंदर भी होंगे। दूसरा हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि ये आपके समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, मोस्ट ऑफ समुद्री जल के अंदर। लेकिन तीसरा यूग्लिनॉइड जब पढ़ने गए तो वापस क्या आ गए? ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले हो गए। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क लाइन, जो जल आपका स्थिर है, स्थिर का मतलब जो जल बह नहीं रहा है, जो जल गतिशील नहीं है, एकदम स्थिर पड़ा है ना, उस जल के अंदर यूग्लिनॉइड के मिलने की संभावना ज्यादा है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, मतलब कोशिका भित्ति की जगह पे ही एक प्रोटीन की परत होगी। क्या होगी? कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, जिसको पेलिकल या पेलिकल बोला गया है। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट और इस लाइन को हाईलाइट करेंगे। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की पदार्थ की परत होगी, जिसको पेलिकल बोला गया है। किसके अंदर? यूग्लिनॉइड के अंदर। मतलब ये जो परत बनाई है, ये जो परत बनाई है, वो परत किसकी है बेटा? प्रोटीन की है, और उस परत का नाम है पेलिकल। क्या नाम है परत का? पेलिकल। याद रहेगा क्या? जो इनकी संरचना को क्या बनाती है? लचीला बनाती है। क्या बनाती है? लचीला बनाती है। संरचना को क्या बनाती है? लचीला। तो ये ऐसे ऐसे लचीलापन आएगा इसके अंदर, ठीक है। सेल वॉल होती तो थोड़ा कठोर देती, सेल वॉल होती तो थोड़ा क्या था? कठोरपन आता। लेकिन सेल वॉल की जगह पे क्या है? प्रोटीन युक्त पदार्थ है, पेलिकल, और जिसके कारण ये थोड़ा सा लचीलापन मिल जाता है इसको। इसके अंदर भी दो कसाब पाए जाते हैं। और किसके अंदर दो कसाब थे? डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर भी दो कसाब थे। इसके अंदर भी दो कसाब है, जिसमें से एक तो छोटा है, फ्लैजिला है ना, एक छोटा है और दूसरा लंबा है। कहां पे है सर? ये रहा। कहां पे है? ये रहा। एक तो लंबा है, एक तो बहुत लंबा है, और ये दूसरा एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा छोटा है, तो एक छोटा और एक क्या हो गया? लंबा हो गया। यद्यपि स्टार मार्क करना स्टार्ट करेंगे, स्टार मार्क करना स्टार्ट करेंगे। यद्यपि सूर्य का अगर प्रकाश मिल रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेंगे? शिकार कर लेंगे, सूक्ष्म जीवों का, अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। अगर सूर्य की सनलाइट मिल रही है तो ऑटोट्रॉप है, स्वपोषी है। लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो हेट्रोट्रॉप हो जा रहे हैं, परपोषी हो जा रहे हैं, दूसरों का शिकार करके जीवन यापन कर रहे हैं, पोषण प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है।
तो अगर इनको लाइट मिल रही है तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके स्वपोषी की तरह रहेंगे। लाइट नहीं मिल रही है तो शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लाइन। कसाब कितने, दो, एक छोटा और एक लंबा। प्रोटीन युक्त परत होगी या कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी, कोशिका भित्ति की जगह पे एक परत होगी, उसका नाम है प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक परत होगी जिसका नाम है पेलिकल। याद रहेगा, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे और स्थिर जल के अंदर पाए जाएंगे। यस, अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से जो यूग्लिनॉइड है, इसमें पाए जाने वाले जो वर्णक हैं, पिगामेंट हैं, वो हाइयर प्लांट में जो वर्णक है उनके समान होंगे। जो पादपों के अंदर उच्च पादप जो है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर जो आपके आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पादपों के अंदर जो वर्णक पाए जा रहे हैं, उन्हीं वर्णकों की तरह ही इसमें यूग्लिनॉइड में वर्णक पाए जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उच्च पादपों से थोड़ी बहुत समानता रखते हैं। और ये जो यूग्लिनॉइड है, इसका एक उदाहरण दिया गया है जिसका नाम है यूग्लिना। और इस यूग्लिना का फोटो आपको दिया गया है, ये वाला यूग्लिना का फोटो है। इसके अंदर दो फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं, ये एक लंबा फ्लैजिला है, एक आपका छोटा फ्लैजिला है। उसके बाद ये आपकी प्रोटीन युक्त परत है जिसका नाम है पेलिकल। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से रिवीजन करवाऊं तो पहली बात स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, दूसरी बात क्या होगी, ठहरे हुए जल में पाए जाएंगे, स्थिर जल में पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होगी जिसका नाम है पेलिकल। याद रहा, दो फ्लैजिला, एक लंबा एक छोटा, दो फ्लैजिला, एक लंबा एक छोटा, दो फ्लैजिला, एक लंबा एक छोटा। सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस करके शवपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे, शिकार करके। यस, आश्चर्यजनक रूप से उच्च पादपों के समान इसमें पाए जाएंगे वर्णक 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 पिगामेंट। यस, और इसका उदाहरण है यूग्लिना। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन तरीका। यस, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है चौथा जो इसका पार्ट है वो है अवमपक कवक। इसका इंग्लिश में बोलते हैं शायद स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं इसको, अवमपक कवक। अब इसके पीछे हालांकि कवक नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये फंजाई है। इसके पीछे कवक लगा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है ये फंजाई है। ये आपका क्या है, प्रोटिस्टा है। ये आपका क्या है, प्रोटिस्टा में ही आएगा। इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करेंगे। अवमपक कवक जो है मृतपोषी प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा तो है। अब कुछ एक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाले कौन कौन थे, यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेसिस कर सकता था, और डाइनोफ्लैजिलेट में भी आपको पहली लाइन लिखी थी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाकी वाले नहीं थे, बाकी वालों में नहीं लिखा हुआ था। अब जो अवमपक कवक है वो मृतपोषी प्रोटिस्टा है, मतलब मरी हुई जो सामग्री है, मरी हुई चाहे वो पत्ते हो, टहनियां हो, कुछ भी है, वो मरी हुई सामग्री से क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा। तो लिखा हुआ है ये सड़ती हुई टहनियों के अंदर हो सकता है, पत्तों के अंदर मिलेगा, और उनके साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करेगा। उनके अंदर जो जैविक पदार्थ है पत्ती के अंदर या पत्तों के अंदर, कुछ भी है ना, टहनियों के अंदर, तो उनका वो भक्षण करेगा, इसलिए वो मृतपोषी प्रोटिस्टा हो गया। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल, अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ये समूह बना देंगे। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ये ग्रुप बना देंगे और बहुत लंबे बन जाएंगे। प्लाज्मोडियम उनको कहा जाता है, उसके समूह को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। स्टार मार्क करेंगे, नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अवमपक कवक जो है वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे। अब हो सकता है गुमराह करने के लिए आपको अनुकूल की जगह प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर दे दे और वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, तो क्रॉस कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां होगी तभी ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। और ये प्लाज्मोडियम इनका ग्रुप होगा, इनका समूह होगा, खूब सारे उसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स होंगे, अवमपक कवक होंगे, और वो प्लाज्मोडियम कहीं फीट लंबा हो सकता है, वो ऐसे है ना ढेर बन सकता है, उसका ढेर बनता है और बहुत ही लंबा हो सकता है, कहीं फीट तक। क्या मेरी बात समझे? और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो ये वहां से बिखर गए। अनुकूल परिस्थितियों में क्या होंगे, प्लाज्मोडियम बना देंगे। ये है एक अवमपक कवक स के अंदर, ये क्या है, एक अवमपक कवक, ठीक है। और अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ऐसे खूब सारे होंगे, कई फीट लंबा ढेर बना दिया। अब परिस्थितियां मान लो प्रतिकूल हो गई तो ये सारे वापस आपस में बिखर जाएंगे और बीजाणु अपने सिरे जो है, इनके जो सिरे हैं उन पर बीजाणु युक्त फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय बनाने, फलन काय को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फलन काय को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी, जैसे ये बना दी इसने फ्रूटिंग बॉडी, ये इसने फ्रूटिंग बॉडी बना दी, इसके अंदर बीजाणु होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, बीजाणु होंगे। तो बीजाणु युक्त फ्रूटिंग बॉडी हो गई। तो इन बीजाणुओं का परिक्षेपण कैसे होगा, ये बीजाणु वापस बाहर कैसे उड़ेंगे, परिक्षेपण का मतलब बाहर निकलना या जो भी है ना, तो परिक्षेपण होगा इसका वायु के साथ, हवा के साथ ये बीजाणु उड़ के नया जीव बना देंगे। हवा के साथ ये बीजाणु उड़ेंगे, परिक्षेपण हो जाएगा और ये नया जीव या फिर नया अवमपक कवक बना देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई, समझ आएगी क्या बात? इंपॉर्टेंट क्या है नीट के लिए, एक तो समूह बनाना अनुकूल परिस्थितियों में जिसको प्लाज्मोडियम बोला और कहीं फीट तक हो सकता है,
और प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे, अपने सिरों पर बिखर जाएंगे, प्लाज्मोडियम बिखर देंगे ना भाई। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वो अनुकूल में तो प्लाज्मोडियम बन रहा था, लेकिन प्रतिकूल आएगी तो वो तो बिखरेगा और बीजाणु बनेंगे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। बीजाणु का परिक्षेपण वायु के साथ होगा। मृतपोषी प्रोटिस्टाएं इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली सड़ती हुई टहनियों के अंदर मिलेगा, पत्तों के अंदर गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करेगा। समझ आ गई क्या बात? तो 4 प्रकार के जो प्रोटिस्टा है वो तो क्लियर हो गए। अब लास्ट जो है वो है प्रोटोजोआ। लास्ट जो है वो है आपका प्रोटोजोआ, और स्टार मार्क करेंगे। प्रोटोजोआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीट के अंदर प्रोटोजोआ से सवाल आने की संभावना है इस बार प्रोटोजोआ से सवाल आने की संभावना है। चलिए तो अब चर्चा करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। अब चर्चा करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लाइन, सारे के सारे जो प्रोटोजोआ हैं वो परपोषी होंगे। मतलब यहाँ पे स्वपोषी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे स्वपोषी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब जो प्रोटोजोआ होंगे वो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहेंगे पोषण के लिए। वो पोषण के लिए क्या होंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करेंगे। कौन? प्रोटोजोआ, राइट। जो परभक्षी हो सकते हैं यानी दूसरों का भक्षण कर सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं मतलब दूसरे जीवों के अंदर रह सकते हैं या दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रह सकते हैं। परजीवी का मतलब क्या? परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी को इंग्लिश में शायद पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। वो पैरासाइट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एंडो पैरासाइट, एक हो सकता है एक्सो पैरासाइट, है ना। यानी कि आंतरिक परजीवी या अंतः परजीवी या आंतरिक परजीवी, और बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी शरीर की बाहरी सतह के ऊपर कहीं पे भी रह के पोषण प्राप्त करेंगे। आंतरिक परजीवी शरीर के अंदर रहेंगे। तो ये परजीवी 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रोटोजोआ परजीवी हो सकते हैं, परभक्षी हो सकते हैं, और ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्राणियों से इनका कोई पुराना रिलेशन है, वो रिलेशन आगे पता करेंगे क्या रिलेशन रहा होगा इनका, ठीक है। नहीं तो पुराने संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 और भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं दोस्त? प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रोटिस्टा के अंदर हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, और प्रोटोजोआ के भी कुछ पार्टीशन किए गए हैं, कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, और वो प्रोटोजोआ जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाबीय प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। इन चारों को 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। सबसे पहले आता है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय जो प्रोटोजोआ है ये जीवधारी स्वच्छ जल में मिलेंगे, यस। समुद्री जल में मिल सकते हैं, यस। नम मृदा यानी नमी वाली जो मिट्टी है उसके अंदर भी मिल सकते हैं, और अपने कूट पादों की सहायता से शिकार पकड़ेंगे। इनके पास होते हैं कूट पाद, और उन कूट पादों से शिकार को पकड़ते हैं। उन कूट पादों से क्या करते हैं? शिकार को पकड़ते हैं। ये स्टार मार्क कर दो लाइन, ये लाइन स्टार मार्क कर दो कि कूट पादों की सहायता से क्या पकड़ेंगे? शिकार पकड़ेंगे। कौन? अमीबीय प्रोटोजोआ। इनके जो समुद्री प्रकार हैं उनकी सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। ये जो समुद्री टाइप वाले जो अमीबीय प्रोटोजोआ हैं जो समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं, वो उनकी सतह के ऊपर क्या होगा दोस्त? सिलिका प्रेजेंट होगा, सिलिका का कवच होगा। और इनमें से कुछ होते हैं जैसे एंट अमीबीय परजीवी होते हैं, स्टार मार्क करेंगे इस लास्ट लाइन को। इनमें से कुछ क्या होते हैं? एंट अमीबीय परजीवी भी होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो यस लिखो दोस्त। क्लियर है क्या दोस्त? आगे बढ़े क्या दोस्त? कसाबीय प्रोटोजोआ। सबसे पहले चलिए कसाबीय प्रोटोजोआ की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले ऐसे प्रोटोजोआ होंगे जिनके ऊपर क्या पाए जाएंगे? कसाब पाए जाएंगे। आराम से नाम से पता चल रहा है। इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। क्या होगा दोस्त? फ्लैजिला होगा। अब फ्लैजिला है तो ये हो सकता है गति में काम आएंगे। तो इस समूह के जो सदस्य हैं स्वच्छंद हैं और परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कसाब पाया जाएगा क्योंकि कसाबी प्रोटोजोआ है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। अब इनसे रोग होते हैं। परजीवी जो कसाबी प्रोटोजोआ है वो बीमारी के कारण बनते हैं, जिनसे निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है निंद्रालु व्याधि। क्या नाम है बीमारी का? और ये जो निंद्रालु व्याधि बीमारी होती है वो होती है ट्रिपेनोसोमा के कारण। ट्रिपेनोसोमा एक प्रकार का कसाबीक प्रोटोजोआ है, और इसके कारण जो है आपकी निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। यस, परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ जो है वो बीमारी के कारण है। यस, परजीवी कसाबीक प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस लिखिए, आगे बढ़िए। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। अगर पक्षमाभी लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोटोजोआ के पास में होंगे सीलिया।
सीलिया। फ्लैजिला जो होता है वो सीलिया से बड़ा होता है और संख्या में कम होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे होंगे लेकिन संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले, ज्यादा सीलिया है इसके पास तो तेजी से गति करने वाली जीवधारी है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। फ्लैजिला होता है तो 1 2 3 इतने ही हो सकते हैं, कम संख्या में होते हैं। लेकिन जो आपके सीलिया जो होते हैं जिनको पक्षमाभ बोला गया है, वो हजारों की संख्या में अगर इसी जीव के पास हैं तो वो तेजी से गति करने वाला, एक्टिवली गति करने वाला जीव बन जाएगा और है ये जलीय। यस, इसमें एक गुहा या ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभ अगर लयबद्ध गति कर रहे हैं तो उसके कारण से भोजन अपने आप अंदर भेज दिया जाता है। जैसे कि ये इसके पास गुहा है और यहाँ पे खूब सारे ऐसे पक्षमाभ लगे हुए शरीर के ऊपर, है ना, शरीर के ऊपर ऐसे पक्षमाभ लगे हुए, खूब सारे सीलिया लगे हुए हजारों की संख्या में। तो सीलिया लयबद्ध गति, मतलब एक सीलिया इधर गति कर रहा है, इधर इधर इधर, तो सारे सीलिया अपने आप इधर इधर गति करेंगे। तो एकदम लयबद्ध गति, इधर सारे गति करने स्टार्ट हो गए तो भोजन है या जो भी है वो अपने आप क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ भेज दिया जाएगा। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। उदाहरण क्या है इसका बेटा, पैरामीशियम इसका प्यारा उदाहरण। यस, पैरामीशियम इसका बहुत प्यारा उदाहरण, और इसका फोटो भी शायद फोटो भी दिया हुआ है, आइए देखते। ये रहा, ये पैरामीशियम का फोटो है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको गुहा मिल रही है एक, और ये इसके पास में जो ब्लैक ब्लैक कलर से पूरी चारों ओर जो बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों ओर बनाए गए हैं, ये आपके क्या है, सीलिया है। ये आपके क्या है दोस्त, सीलिया है या पक्षमाप है। तो एक साथ अगर ये लयबद्ध यानी एक ही दिशा में गति करने लग गए तो अपने आप जो खाना है वो भोजन है वो अपने आप अंदर की ओर ये ले लेंगे, है ना, कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, शिकार कर लेंगे। यस, पैरामीशियम इसका उदाहरण था। याद हुआ तो आगे बढ़िए स्पोरोजोआ की ओर। स्पोरोजोआ जो है वो उसमें जीवधारी आएंगे जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। अब ये जो स्पोरोजोआ है, जब ये बीजाणु अवस्था जब होगी, इनकी जो बीजाणु अवस्था है, जब ये बीजाणु अवस्था में होंगे तो ये बीजाणु अवस्था इनकी संक्रमण करती है। इनकी बीजाणु अवस्था संक्रमण कर जाती है और रोग जनक बन जाते हैं ये। इनकी संक्रमण अवस्था इनकी बीजाणु अवस्था क्या कर देती है, देखो इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु अवस्था है, यानी कि इनकी जो बीजाणु अवस्था है वो संक्रमण करेगी, इनकी जो बीजाणु अवस्था है वो संक्रमण करेगी। और इसमें से सबसे कुख्यात है प्लाज्मोडियम। याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा पैरामीशियम में और प्लाज्मोडियम में, याद रखना है। एक और शब्द आया था इससे रिलेटेड, देखो ध्यान से देखो, ये पढ़ा, ये रहा एक और प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे भी प्लाज्मोडियम, यहाँ पे भी प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम तो एक स्पोरोजोआ है, प्लाज्मोडियम ये स्पोरोजोआ है, और ये आपका मलेरिया रोग करता है, मलेरिया रोग का रोग जनक है, या मलेरिया रोग करता है, मलेरिया परजीवी है। कौन है, प्लाज्मोडियम है। और ये सबसे कुख्यात है, मानव की जनसंख्या को खूब प्रभाव पड़ा है, खूब लोग इस रोग से मरे थे जब स्टार्टिंग के अंदर ये रोग आया था। यस, तो ये बीजाणु अवस्था के अंदर ये रोग करता है। जब ये स्पोरोजोआ, कहने का मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी बीजाणु अवस्था में होता है ना, वो अपनी बीजाणु अवस्था में होता है, तब जाके ये मलेरिया रोग करता है। तो ये बीजाणु अवस्था की बात हो गई। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट था, और प्रोटोजोआ जो है वो क्लियर किया, और प्रोटोजोआ क्लियर होने के साथ साथ प्रोटिस्टा को भी क्वालिटी के साथ खत्म कर दिया है। प्रोटिस्टा भी अपना खत्म हो गया। अब अपने पास किंगडम कौन सा आया, फंजाई। अब अपने पास किंगडम कौन सा आया, फंजाई। फंजाई के बारे में अगर थोड़ी बहुत बात करें तो फंजाई कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्रोटिस्टा में थोड़ा बहुत खुद बनाते थे, प्रोटिस्टा में थोड़े बहुत ऐसे थे जो खुद बनाते थे, लेकिन फंजाई टोटली परपोषी है, खुद खाना नहीं बना सकती। इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ा था। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी होती है। फंजाई यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, सर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सर, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है सर, मल्टी सेलुलर है। लेकिन कोई कोई एक आपका यूनिसेलुलर का भी एग्जाम्पल है जो कि अपवाद है। होते कैसे हैं यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, एक अपवाद आएगा जो कि यूनिसेलुलर होगा, एक अपवाद आएगा जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं। कैसे होंगे, परपोषी, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। किसकी होगी सर, काइटिन की होगी। ये फंजाई का बेसिक था, ये फंजाई का क्या था दोस्त, बेसिक था। अब फंजाई को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ऐसा करते हैं, यहाँ पे फंजाई के क्लासिफिकेशन से पहले का शायद हो तो नहीं पाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। मैं आपको यहाँ से, चलो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं, क्योंकि 54 मिनट की क्लास हो चुकी है। आप कहो तो 1 घंटे की क्लास बना देते हैं, आज है ना, 1 घंटे की क्लास बना देते हैं, और जितना अपन से हो पाता है फंजाई को कर देते हैं स्टार्ट। परपोषी जीवों के अंदर फंजाई जो है उसका जीव जगत में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई का परपोषी के अंदर एक बहुत विशिष्ट स्थान है,
बहुत ये विशिष्ट पैलेस है इनका। कहाँ पे? परपोषी जीवों के अंदर, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो टोटली क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इनकी जो आकारिकी है और इनका जो वास स्थान है उनमें विभिन्नता है। आकारिकी में यानी इनके साइज शेप में, और इनके जो वास स्थान है जहाँ वो रहते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। वो अलग अलग वेरिएशन के अंदर रह सकते हैं। आपने नम रोटी, अब कैसे कैसे देखो, कहीं कहीं ये नम रोटी में भी मिलेंगे, पत्थरों में, वृक्षों के अंदर मिल जाएंगे, पेड़ पत्तों के, है ना। ये डिफरेंस है इनके। नम रोटी जो देखी हुई आपने कभी रोटी को देखा हुआ होगा, तो रोटी के ऊपर जो आपकी कवक जम जाती है, फंजाई जम जाती है कभी कभी, है ना। तो वो रोटी की और सड़े हुए पत्तों पर क्या है? कवकों को देखा होगा। तो वेरिएशन तो यही देखी, रोटी के ऊपर मिल रहे हैं, पत्तों के ऊपर मिल रहे हैं, नम जगह पे मिल रहे हैं, पत्थरों के ऊपर मिल रहे हैं, पेड़ पौधों के अंदर, वृक्षों पे मिल रहे हैं, गोबर पे भी मिल रहे हैं कभी कभी, है ना। तो इसके अंदर ये विभिन्नता है वास स्थानों के अंदर। तो आपने नम रोटी यानी कि ब्रेड की बात कर रहा है, ब्रेड के ऊपर आपने कभी कभी फंजाई को देखा होगा, है ना। फिर वो खाने योग्य नहीं होता। रोटी के ऊपर भी हो जाता है, रोटी के ऊपर भी फफूंद जम जाती है। अपने घर में नाम सुना होगा, फफूंद जम जाती है रोटी के ऊपर। रोटी के ऊपर क्या हो जाती है? फफूंद हो जाती है, वाइट वाइट कलर से अपने को दिखाई देती है। उसके बाद वो खाने योग्य नहीं होती है रोटी, और वो फफूंद बेसिकली क्या है? आपका कवक है। इस कवक को फफूंद से भी जाना जाता है हालांकि नाम से। तो आपने नम रोटी और सड़े हुए फलों के ऊपर आपने कवकों को देखा होगा। यहाँ फल है, मैंने पत्ते पढ़ लिया पहले, है ना, फल है। सामान्य शत्रक मशरूम जो होता है, सामान्य आपने देखा होगा मशरूम को। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बारिश के मौसम में वगैरह आपने खेतों के अंदर या कहीं ना कहीं मशरूम को तो देखा ही होगा। इसकी सब्जी भी बना के खाई जाती है काफी कहीं कहीं एरियो में, ना। उसके बाद कुकुरमुत्ता जो टोड स्टूल है, ये भी फंजाई है। मशरूम और टोड स्टूल भी क्या है? फंजाई है। सरसों की जो पत्तियां होती, अच्छा सरसों जो होती है, सरसों पता है ना सबको। सरसों के पेड़, सरसों के जो पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं, सरसों की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर कभी कभी क्या हो जाता है? सफेद धब्बे धब्बे बन जाते हैं। सफेद कलर के क्या हो जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। और वो धब्बे बेसिकली किसके कारण होते हैं? परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कौन सी फंजाई? परजीवी फंजाई। वो परजीवी फंजाई केवल और केवल सरसों के पौधे से ही अपना जीवन यापन करेगी, उस पौधे के ऊपर रहेगी। कौन? परजीवी फंजाई। परजीवी मतलब दूसरों से जीवन यापन करेगी, है ना। पैरासाइट है, वो सरसों के पत्ती के ऊपर रहेगी, सरसों के पौधे के ऊपर रहेगी। तो वो जो सफेद धब्बे हैं उनकी पत्तियों पे, वो एक परजीवी फंजाई के कारण है। यस, कौन से, किसके कारण है? परजीवी फंजाई के कारण। और उस परजीवी फंजाई का नाम क्या है? उस परजीवी फंजाई का नाम क्या है बताओ? ये रहा, एल्ब्यूगो। ये इसका नाम है। क्या नाम है उस परजीवी फंजाई का? सरसों पर परजीवी फंजाई एल्ब्यूगो। याद रहेगा क्या? एल्ब्यूगो। यस, अगर याद रहेगा तो एक बार कर लेना, वरना आगे तो आने वाला ही है। यस, उसके बाद कुछ एक कोशिकीय फंजाई, कुछ आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है। कुछ कैसी? यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे कि हीस्ट। हमने बोला था कि सर फंजाई तो आपकी यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होती है। मैंने बोला था एक अपवाद है, मैंने बोला था एक क्या है? अपवाद है। और वो अपवाद है आपका हीस्ट। वो अपवाद क्या है बेटा? हीस्ट वो अपवाद है जो आपका एक कोशिकीय होता है फंजाई होते हुए भी। फंजाई होते हुए भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। और हीस्ट का उपयोग हम 12th के कुछ चैप्टर में भी पढ़ते हैं, रोटी और साथ साथ में बियर बनाने के लिए। रोटी मतलब ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और वहां पे इसका एक और नाम पढ़ा था, सैकेरोमाइसीस सेरिविसी। एक और नाम पढ़ा था वहां पे, सैकेरोमाइसीस, सैकेरोमाइसीस सेरिविसी, सैकेरोमाइसीस सेरिविसीस इसका नाम पढ़ा था। रोटी और बियर बनाने में भी काम आता है। एक कोशिकीय है परंतु है ये कवक। एक कोशिकीय है परंतु है ये कवक। और क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? देखो, मशरूम कवक है। यस, सबसे पहले तो परपोषी जीवों में फंजाई का एक विशेष स्थान होगा। और दूसरा, मशरूम और टोड स्टूल भी जो है वो भी कवक है। सरसों के ऊपर जो सफेद धब्बे हैं पत्तियों के ऊपर, वो एक परजीवी फंजाई के कारण होते हैं जिसका नाम है एल्ब्यूको। एक कोशिकीय फंजाई की बात करी, होते बेसिकली मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एक यूनिसेलुलर है जो अपवाद है, उसका नाम है हीस्ट। उसका एक और नाम है सैकेरोमाइसीस सेरिविसी, और इसका उपयोग रोटी, ब्रेड या बियर बनाने में किया जाता है। अन्य फंजाई जो हैं वो पौधों और जंतुओं के रोग के कारण हो सकते हैं। अन्य फंजाई रोग करते हैं पौधों में, शायद जंतुओं के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? उदाहरण के लिए, गेहूं का जो पौधा है उसमें किट रोग होता है। कौन सा रोग होता है गेहूं में? किट रोग। कौन सा रोग? हाईलाइट करेंगे, अंडरमार्क करेंगे, गेहूं के अंदर कौन सा रोग? किट रोग। और वो होता है पक्षीनिया के कारण। वो किसके कारण होता है? स्टार मार्क करेंगे, पक्षीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम है, अच्छा कुछ कवक पेनिसिलियम जो है वो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक है। क्या कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, और उस कवक से पहली प्रतिजैविक बनाई गई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन। ये पहली एंटीबायोटिक थी, बनाई गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? यस, फंजाई जो होते हैं विश्वव्यापी हैं। फंजाई क्या है? विश्वव्यापी, हर जगह मिलेंगे,
हवा में मिलेंगे, वाटर के अंदर मिलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जंतु और पौधों के ऊपर भी मिल जाएंगे। इसीलिए इसने लिखा था कि वास स्थानों में बहुत ज्यादा भिन्नता है। कहाँ ये पाए जा रहे हैं? उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी विविधता है, भिन्नता है। क्या मेरी बात समझ में आई? गर्म और नम स्थानों पे थोड़े सरलता से मिल जाएंगे। गर्म जगह है कोई और हल्की सी नमी है उस जगह में, तो वहां पे वो जल्दी उग जाएंगे, वहां पे वो जल्दी उग जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि खाने को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर गर्मी नहीं है, फ्रिज ठंडा है और ठंडे टेम्परेचर के अंदर ये सरलता से डेवलप नहीं हो सकती। कौन? फंजाई। क्योंकि ये तो गर्म में अच्छे से उगेगी, गर्म में अच्छे से उगेगी, तो वहां भोजन को अपन क्या कर देंगे? फ्रीज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ताकि क्या है, जो फंजाई वहां पे डेवलप नहीं हो और खाने को खराब ना करें। ये गर्म और नम स्थानों पर सरलता से उगेंगे। आपने सोचा है कि हम भोजन को फ्रीज में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया से कह सकते हैं या फिर फंजाई से खराब होने के बचाते हैं, क्योंकि फ्रीज का टेम्परेचर ठंडा है और फंजाई गर्म जगह पर आसानी से मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्लियर है क्या? पूरे 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और हमने यहां तक क्वालिटी के साथ पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस से फंजाई एक बार बता दूंगा, कंप्लीट फंजाई करूंगा और उसके बाद हो सका तो वायरस, स्फीरॉइड और पिरियन और लाइकेन पढ़ा के चैप्टर ही कंप्लीट कर डालूंगा। यस, अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, याद हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्वालिटी के साथ अध्ययन करेंगे फंजाई का। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।